बहुत स्वागत आपका। शुरुआत करेंगे अमेरिकी चुनाव भारतवंशियों पर दांव। दरअसल दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका, जहां पर चुनाव को लेकर माहौल बेहद गर्म है। 5 नवंबर को यहां पर वोटिंग होने जा रही है। रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। अमेरिका में आमतौर पर रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दो ही पार्टियों के बीच मुकाबला देखा जाता है। बाकी दल भी मैदान में उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें जनता से मौका नहीं दिया गया। अमेरिका में किसी भी उम्मीदवार के लिए 270 इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा छूना जरूरी होता है, और इसे वहां का जादुई आंकड़ा भी कह सकते हैं। यानी जिस राष्ट्रपति उम्मीदवार ने यह आंकड़ा पार कर लिया, उसकी सरकार बनना करीब करीब तय है। और इस बार के चुनाव में भारतवंशी बड़ा फैक्टर है। यही वजह है कि ट्रंप और हैरिस दोनों ही भारतवंशियों को अपनी पाली में लाने में लगे हुए हैं। इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। इस बार मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब महज 2 दिन और बचे हैं। 5 नवंबर से करीब 24.5 करोड़ लोग नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डालेंगे। हम आपको बता दें कि अमेरिका चुनाव की प्रक्रिया 1 साल पहले ही शुरू हो जाती है। इसमें 2 मुख्य दल हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन। इन दोनों के उम्मीदवार ही चुनाव की शुरुआत करते हैं। चुनाव में इन पार्टियों के उम्मीदवार ही पैसा जुटाने के लिए रैलियां करते हैं और एक दूसरे के सामने टीवी पर बहस भी करते हैं। अमेरिकी इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया का एक सबसे खास पहलू होता है। इसमें प्रत्येक राज्य को कांग्रेस में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में निर्वाचक आवंटित होते हैं। इसमें सीनेटरों की संख्या हमेशा 2 और आबादी के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या शामिल होती है। कुल 538 निर्वाचक होते हैं और चुनाव के बाद यही निर्वाचक राष्ट्रपति को चुनते हैं। जिस उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं, वो जीता माना जाता है। इस बार चुनाव में जहां विवाद की आशंका है, तो वहीं भारतवंशी चुनाव का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। दरअसल इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे की ओर से चुनाव में भारतवंशियों का रुख जानने के लिए कराए गए एक सर्वे में जानकारी सामने आई है कि पंजीकृत भारतीय अमेरिकी मतदाताओं में से 61% लोग डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं। वहीं लगभग 32% भारतवंशी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वोट करना चाहते हैं। यही वजह है कि दोनों तरफ से भारतवंशियों को लुभाने की कोशिशें हो रही हैं, जिसकी बानगी दिवाली पर देखने को मिली। एक तरफ कमला हैरिस ने दिवाली को लेकर भारत को याद किया और कहा कि वो बचपन में दिवाली पर भारत जाया करती थी, तो वहीं ट्रंप ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए जहां पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया, तो वहीं ये भी कहा कि भारत और अपने अच्छे दोस्त पीएम मोदी के साथ अपनी साझेदारी को वो और मजबूत करेंगे। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में खासकर शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की भी निंदा की। हम आपको बता दें कि 5.2 मिलियन लोगों के साथ भारतीय अमेरिकी अब संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समूह है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस समुदाय के लगभग 2.6 मिलियन सदस्य पात्र मतदाता हैं। यही वजह है कि इस बार भारतीय मूल के निवासी चुनाव में बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस बड़े विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निपुण आलम बयान है, विदेश मामलों की जानकार, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों की जानकार। तीनों मेहमान, आप सभी का भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर बहुत स्वागत करूंगा। और सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, संजीव श्रीवास्तव साहब। तमाम अलग अलग आपने देशों में चुनाव देखे हैं और वहां के माहौल को देखा है, लेकिन आज जो माहौल नजर आ रहा है, चुनाव अमेरिका में है, चर्चा भारत में हो रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र बहुत बार दोनों पार्टियों के उम्मीदवार कर रहे हैं, लेकिन भारत की चर्चा और अमेरिका में चुनाव, पहला कमेंट। देखिए, अमेरिका के ये जो चुनाव है, ये इस पर पूरे विश्व की नजर है। और अमेरिका के चुनावों में भारतवंशियों का जिस तरीके से गहरा और बड़ा प्रभाव दिखाई देता है, उसको ध्यान में रखते हुए जाहिर है कि भारतीय प्रवासी भारतीयों के जो मतों को लुभाने के लिए दोनों पार्टीज के जो नेता हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों ही भारतवंशियों के जो बड़े रुतबे और बड़े प्रभाव को अपने पक्ष में वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है, सूर्या जी, कि ये जो अमेरिका के जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जो जिन्हें हम स्विंग स्टेट्स के नाम से जानते हैं, वहां पर
जो अल्टीमेट जो डिसीजन है वही होगा और उस डिसीजन को स्विंग स्टेट्स की जो भूमिका को निर्धारित करने में भारतीयों की और प्रवासी भारतीयों की भी बड़ी भूमिका होने जा रही है। और अब अभी आप देखिए तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो कमला हैरिस हैं वो भारतीय मूल की हैं, जाहिर है कि उनकी माता जी भारत के तमिलनाडु राज्य की थी। और वहीं जो रिपब्लिकन पार्टी के जो रनिंग मेट है जेडी वेंस, उनकी धर्मपत्नी उषा वेंस भारत की हैं। और ये स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि भारत का और भारतवंशियों का जो प्रभाव है वो अमेरिका की राजनीति में भी कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा गहरा है। अन्य सेक्टर्स में तो भारतीयों ने अपना एक जबरदस्त प्रभाव बना रखा ही है। तो ये जो अमेरिका के चुनाव है वो निसंदेह उसमें भारतीयों की बड़ी भूमिका है। भारतीय उसमें बड़ा एक डिसाइडिंग रोल प्ले करने जा रहे हैं। और यदि कमला हैरिस ये चुनाव जीत जाती हैं तो ये पूरे अमेरिका के लिए तो एक ऐतिहासिक घटना होगी ही कि पहली महिला वहां पर राष्ट्रपति बनेगी। भारत के लिए भी एक बहुत बड़े गर्व का विषय होगा। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति बनते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि वो भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसको बढ़ाने में और उसको गहरा करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आज भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में अगर मैं एक बात कहूं तो अमेरिका में चाहे वो कोई भी नेता वहां पर चुना जाए, कोई भी नया राष्ट्रपति चुना जाए, भारत और अमेरिका के जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य है, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं और इन आधार पर ये संबंध जो स्थापित किए गए हैं उनका आधार इतना गहरा और मजबूत है कि कोई भी राष्ट्रपति वहां चुना जाए इन संबंधों को आगे बढ़ाने का ही कार्य करेगा, उसे हायर ट्रेजेक्टरी पर ले जाने का ही कार्य करेगा। ठीक है, डॉक्टर मनन द्विवेदी मेरे साथ जुड़े हैं और मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव जी, मनन जी, दीपावली पर एक समारोह का आयोजन होता है, एक पार्टी का आयोजन होता है और कमला हैरिस इस बात का जिक्र करती हैं, भारतीय संस्कृति का जिक्र करती हैं, भारत के खान पान का जिक्र करती हैं और भारत की तमाम ऐसी बातों का जिक्र करती हैं जो शायद अमेरिका में रह रहे भारतवंशी हैं उनसे हार्टली कनेक्ट कर लिया जाए। और पूरे साल भर जैसा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को हम देख पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो आखिरी में दांव खेला है, दिवाली दांव भारतवंशियों के साथ, क्या एक कदम आगे है डोनाल्ड ट्रंप से कमला हैरिस? जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। कि वहां पर ये प्रयत्न चल रहा है, ये एफर्ट चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस एफर्ट में लगे हुए हैं और कमला हैरिस भी इसी एफर्ट में लगे हुए हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसको अपनी तरफ खींचे। मगर अगर हम इंडियन डायस्पोरा को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये बड़ा ही मेहनती, परिश्रमी और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। और पर इनके बारे में ये बात है कि जो भारत का जो डायस्पोरा है वो काफी हद तक डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो एक तरीके से, पर अगर हम इसका पलट देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप जब थे प्रेसिडेंट 2016-17 में, उनकी एक पर्सनल केमिस्ट्री हुआ करती थी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो कमला हैरिस जो है वो कोई स्पेशल स्थान उनके मन की बात मैं नहीं करूंगा, पर उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी, उनकी जो विदेश नीति होगी, उनकी जो कूटनीति होगी, उसमें भारत को कोई स्पेशल स्थान वो नहीं दे पाएंगी और नहीं देना चाहेंगी। बल्कि यही रहेगा कि जो बाइडेन डॉक्ट्रिन है उसी बाइडेन डॉक्ट्रिन को फॉलो करके वो आगे ले जाएंगी। पर फिर भी अगर हम देखें तो एक यहाँ पर एक डिलेमा हमारे सामने आ जाता है अगर हम ट्रंप को सपोर्ट करने का डिसीजन लेते हैं। बस मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं खत्म करूंगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकी विदेश नीति और कूटनीति को पूरी तरीके से एक विड्रॉल के खोल में ले जाने की बात करते हैं। मतलब भारत के साथ भी अगर उनकी यही नीति रहती है तो इससे ये बात हो जाएगी कि इंटरवेंशनिस्ट जो अमेरिका की स्टीरियोटिपिकल विदेश नीति रही है वो नहीं रहेगी और भारत को भी चीन से बातचीत करने के लिए या चीन को टैकल करने के लिए अकेला छोड़ा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये की बड़ी नॉर्मल डेवलपमेंट ऐसा कुछ होने वाला है, पर ट्रंप की नीति है कि वो विड्रॉ करेंगे धीरे धीरे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। उसके तहत विश्व के जो दूसरे जो राष्ट्र हैं वहां से अपना वर्चस्व
वहां पे आप अपना जो फुट स्टेप्स हैं उनको, अमेरिका को वो पीछे लाने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा भी एक आकलन किया जा रहा है, जिसके चलते पर ये चीज भारत के ऊपर लागू नहीं होगी, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध बड़े ही प्रगाढ़ है, बड़े ही सडड है। भले ही वो फाउंडेशन एग्रीमेंट्स हो, या बड़े ही चीनी फैक्टर हो, या क्वाड का फैक्टर हो, इन सारे फैक्टर्स के चलते भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे रहेंगे, भले ही ट्रंप आए या कमला हैरिस आए। ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, निपुण जी मेरे साथ जुड़े हैं, आप विदेश मामलों को बेहतर तरीके से समझते हैं। निपुण जी, एक बात बहुत अलग तरीके से मैं आपसे समझना चाहूंगा। तमाम दूसरे मुद्दे हैं जो वहां पर लोकल लेवल पर पॉलिटिक्स होती है, तमाम छोटे छोटे चुनाव अमेरिका में देखे जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चुनाव है अमेरिका में, और बात भारत की हो रही है। भारत की परंपरा, भारत की रीति रिवाज, खुद यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही है कमला हैरिस, उनका ये जिक्र करना क्या कह रहा है। और दूसरा सवाल मेरा यहीं से कि जो एक अवैध तरीके से प्रवासियों को लेकर बातचीत होती है कि आप अमेरिका की नागरिकता को लेकर तमाम, उस पर बहुत ज्यादा नरम यहां पर कमला हैरिस नजर आ रही हैं, और उनका इस बात में बार बार फोकस भी था कि अगर कोई बहुत कम एज का बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो अमेरिका में उसे नागरिकता की दिक्कत नहीं आने देंगे, हम परेशानी नहीं होने देंगे। ये क्या कह रहा है उनका ये बयान। और दूसरा ये कि जो भारत की तमाम रीति रिवाजों का वो जिक्र कर रही है, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए। देखिए, अभी मैं अपने दोनों पूर्ववर्तियों को सुन रहा, संजीव जी को भी और मदन जी को भी। सूर्या जी, मैं थोड़ा सा ना इस चुनाव को देखिए, चुनाव के समय जो भी बयानबाजियां होती हैं उनका बहुत ज्यादा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे ज्यादा मायने नहीं निकालने चाहिए। क्योंकि चुनाव के समय क्या होता है कि वोट को लुभाने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। इस बार क्या हो रहा है कि जो टक्कर है वो बड़ी कांटे की है। अगर शुरुआत में बाइडेन साहब ही रहते तो निर्विरोध मुझे लगता है कि हर कोई कहता है कि ट्रंप ही चुनाव जीतते, लेकिन जैसे बाइडेन ने अपने आप को बैक में लिया और कमला हैरिस को आगे किया, तो ये जो चुनाव है आज टक्कर का हुआ। और जो स्विंग स्टेट्स हैं वो तय करते हैं, तो हम जानते हैं कि भाई टेक्सास है और रिपब्लिकन का है, ऐसे कई सारे स्टेट्स ऐसे वहां पर हैं जो अलग अलग पार्टी के निश्चित होते हैं। लेकिन जो स्विंग स्टेट होते हैं ये वहां के चुनाव को क्या करते हैं, तय करते हैं। और वहां पर जिस प्रकार का आप देखेंगे माहौल इसमें अगर जो बना हुआ है रैलियों के माध्यम से या वहाँ के लोगों का आप देखेंगे, मैं कई सारे न्यूज़पेपर को देख रहा था, तो वहां पर बड़ा ही क्या ना कहना बड़ा, आप देखेंगे जो प्रो आपके डेमोक्रेट का जो वहाँ पे मीडिया हो या न्यूज़पेपर हो, जो प्रो डेमोक्रेट बोले जाते हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि टक्कर जो है बड़े कांटे की है। तो अब वहां पर हम देखें जब भारतीय डायस्पोरा जो है करीब 50 लाख के आसपास वहां पर आपका है, और उसमें आपका 22 लाख के आसपास वो वोटर है जो सेकंड वहां पर क्या आपका वोटर है। परंपरागत रूप से आप देखेंगे तो वोट बैंक किसका रहा है, आपका डेमोक्रेट कर रहा है। लेकिन कमला हैरिस की अगर आप बात करते हैं तो कमला हैरिस के आपके इलेक्शन से पहले के जो स्टेटमेंट, बहुत स्टार्टिंग उनकी पॉलिटिक्स की हम बात करें तो वो एज ए इंडियन कहलाना अपने आपको काफी प्राउड फील करती थी। लेकिन जब इलेक्शन में आप शुरुआत करती है तो वो ब्लैक आइडेंटिटी को, कि मैं अफ्रीकन मूल, ब्लैक आइडेंटिटी, उसको ज्यादा फोकस करती है। और अभी भी क्या हुआ, जब उन्होंने दीपावली फेस्टिवल पे किया तो उन्होंने जब पोस्ट किया अपने ट्विटर से तो 2 साल पुराना उन्होंने वीडियो क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। उस पर उनका चका था, वहां पर अमेरिका के सोशल मीडिया में ट्रोल भी किया गया कि मैडम ये तो 2 साल पहले आप वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। काफी जो वहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं कि आप इतने भी जहमत कि भाई चुनाव का समय था, आप दिवाली फेस्टिवल में आप आती, सेलिब्रेट करती, फिर उनका इस प्रकार का बयान सब बातें आई जी। लेकिन जो ट्रंप का आप स्टैंड देखेंगे हिंदू कम्युनिटी को लेकर, जो बांग्लादेश में लेकर उन्होंने बातें को बोला, इस तरह की बातों को जो बोला, ये थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव स्टैंड आपको देखने को मिलता है। और हम मान के चले कि अगर डेमोक्रेट पार्टी दोबारा से आपका रिवर्स करती है, बाइडेन के बाद अपना कमला हैरिस आती है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉलिसीज वही रहने वाली हैं जो बाइडेन साहब की रही थी, बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला नहीं है। और अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो बाइडेन साहब का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रहा वो बहुत कुछ भारत के लिए ज़्यादा, देखिए चाहे अब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रहे, वो तो फैक्ट है। मदन जी ने इस बात को कहा, संजीव भाई साहब ने इस बात को कहा, दोनों इस बात को कहा, मैं दोनों इस बात को सहमत भी करता हूँ कि ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन आप देखिए बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में चीन का जिस प्रकार से स्टैंड रहा और वो हमारे साथ कितना खड़ा रहा, आप देखने को मिलेगा। अमेरिका का बहुत अच्छा स्टैंड नहीं देखने को मिला। सिर्फ अमेरिका की बात करेंगे। 2-3 पॉइंट सूर्य जी बोल दूं। फिर आप देखिए रशिया वाले मैटर में किस प्रकार से हमारे ऊपर क्या क्वेश्चन क्रिएट करने का प्रयास किया गया।
इवन जब मोदी जी गए तो मोदी जी के जाने से पहले वहाँ जो खालिस्तानी एक्टिविटीज थे उनको बुलाया गया। पुन्नू का मुद्दा, इसके अंदर जयशंकर जी वहाँ पर गए तो उससे एक दिन पहले वहाँ पे एक इंटरिम रिपोर्ट निकाली गई माइनॉरिटीज को लेकर। तो मुझे लगता है कि जो बाइडेन साहब का एडमिनिस्ट्रेशन रहा वो बहुत ज्यादा इंडिया के प्रो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप याद कीजिए 2019 जब हमने 370 को रिपील किया तो डोनाल्ड ट्रंप साइलेंट रहे। और एक बड़ा हमारा प्राइड बात थी हमारे लिए, वो मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था कि उस मुद्दे पर अगर अमेरिका बोलता तो शायद बड़ा प्रभाव पड़ता उस चीज़ का, लेकिन साइलेंट रहना। तो अगर हम जियो स्ट्रेटेजिकल और जियो पॉलिटिकल रूप से देखें तो आई थिंक इंडिया के लिए बाइडेन साहब ज़्यादा बेटर हैं। जो मुझे लगता है सॉरी ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प मुझे ज़्यादा ठीक लगते हैं कि उनकी जो ठीक है टकराव रहेंगी, बहुत सारे इश्यूज, माइग्रेशन का इशू है, टैक्स को टैरिफ को लेके हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात करते हैं। लेकिन कुल मिला के जो कि स्ट्रेटेजिकल इश्यूज हैं, जो मेजर इश्यूज होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो वो बहुत मायने करते हैं और ट्रम्प साहब मुझे ज़्यादा उसमें बेटर नजर आते हैं। बिल्कुल, ट्रम्प साहब आपको बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मुकाबला बहुत बेहद कांटे का है। अमेरिकन एक्सपर्ट भी मेरे साथ लगातार डॉक्टर मनन द्विवेदी जुड़े हैं। मनन जी, आप दोनों लोगों को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। जो कमला हैरिस मुद्दे उठा रही हैं वो बहुत अलग मुद्दे हैं और उनका इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस है कि अमेरिका एक साथ किस तरीके से एक मंच पर आकर खड़ा रहे। और दूसरे तरफ डोनाल्ड ट्रंप को आप देखेंगे, हाउडी मोदी जैसे तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित कराना, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी किस तरीके से जुगलबंदी रही वो हमने और आपने देखा, वैश्विक मंच पर देखा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में पहुंचे अमेरिका। भारत ने अपने आप को खुद बहुत दूर रखा इस चुनाव से, लेकिन अमेरिका भारत को दूर नहीं रख पा रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज है और शायद 2014 के बाद ये चेंज है कि भारत ने कहा कि आपका चुनाव है, आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया और शायद जो मुलाकात होने वाली थी उस मुलाकात में देरी भी हुई और उस मुलाकात को कैंसिल किया गया। लेकिन अमेरिका इस चुनाव को भारत से दूर नहीं रख रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज है 2014 के बाद। हाँ जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मैं आपकी बात को शुरुआत करूंगा, आपकी बात को रिपीट करते हुए, दोहराते हुए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वो जब पहली बार मेडिसन स्क्वायर गार्डन में गए और 2016 में उन्होंने अपनी स्पीच दी तो और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि न्यूयॉर्क इस शहर में हवा में एक और रात में एक इलेक्ट्रिसिटी है और जो इलेक्ट्रिसिटी मैच करती है हमारे ड्रीम से, इंडिया के ड्रीम से, इंडिया के डेवलपमेंट से, और जहां पर हम स्पेस में भी पहुंचे हुए हैं और हमने हमारे लोगों के लिए गांवों में वो भी बनाए हुए हैं, टॉयलेट्स तक बनाए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लार्जर देन लाइफ फिगर है वो ट्रंप है। पर ट्रंप की अगर हम पॉलिसी को देखें तो हम ये पाएंगे कि ट्रंप थोड़ा विड्रॉल की नीति अपनाने लगे थे जब वो अपने पहले टर्म में थे, जो भारत के लिए इतनी खास फायदेमंद नहीं थी और इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी जी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो भारतीय सिस्टम में एक तरीके का अमेरिका के प्रति भारतीय डिप्लोमेटिक सिस्टम में कुछ राजनीतिक कारणों के कारण, कुछ कांग्रेसी राजनीतिक कारणों के कारण और लेफ्ट के राजनीतिक कारणों के कारण एक तरह का भारत और अमेरिका को दुश्मन की तरह एक दूसरे के सामने पेश किया जाता रहा है जब से हमारा देश आजाद हुआ है। बिल्कुल सही। और इस एनोमली को मनमोहन सिंह जी ने सही करने का प्रयास किया 2008 के न्यूक्लियर डील से, और मोदी जी ने भी इसमें काफी एड ऑन किया और अपनी इनोवेशंस लगाई। शार्क टैंक में जो बातचीत हुई, टेक्सास में जो हाउडी मोदी की जो बातचीत हुई, ये स्टेटमेंट्स बड़े जरूरी होते हैं क्योंकि ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है। मैं यहाँ पर बाकी वक्ताओं से कहना चाहूंगा कि ऑप्टिक्स नहीं है, रिटोरिक नहीं है और लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत इतिहास छुपा होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा मर्म छुपा होता है जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा फर्क अमेरिका की विदेश नीति में नहीं आने वाला, भले ही ट्रंप जीते या हैरिस जीते हाँ। और मुझे लगता है बड़े ही कांटे की टक्कर होने वाली है। और मैं यहाँ पर प्यू रिसर्च सेंटर को कोट करना चाहूंगा जहाँ की हम बातचीत करें, बहुत ही रेप्यूटेड है वो, उनकी ज्यादातर बातें सच जाती हैं हाँ। या करीब करीब सच के आसपास तक पहुंच जाती हैं। ठीक है। तो 46 और 48% की एक्सेप्टेबिलिटी रेट प्यू रिसर्च सेंटर ने प्रोपोगेट की है ट्रंप के लिए और कमला हैरिस के लिए। तो ऑप्टिक्स एक संबंध में बहुत जरूरी है,
और मैं अपनी बात यहाँ खत्म करना चाहूंगा। ये बात समझने की बहुत बड़ी जरूरत है, जिससे हम ये शो कर सकते हैं कि अमेरिकी इलेक्शन, अमेरिकी चुनाव बाकी देशों के चुनाव से बहुत अलग है। बिल्कुल अलग। ये एक तरीके का गेम शो होता है, ये एक तरीके का स्पेक्टेकुलर इफेक्ट होता है, एक तरीके का कन्फेटी ओकेजन होता है, और कहीं पर भी इतने सेलिब्रेटरी स्टाइल में और कहीं पर भी इतने लाउड और इतने मैनेजेरियल स्टाइल में चुनाव पूरे विश्व में कहीं नहीं होते। तो एक तरीके का उत्सव है, और अगर भारतीय प्रधानमंत्री या भारतीय कंट्री या चाइनीज वो कोई ना कोई फायदा इसमें से उठा ले जाए ट्रंप के आने से, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संजीव जी, और इस बात का जिक्र हिंदुत्व पर फोकस किया जा रहा है, और आखिरी तक आते आते डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि बांग्लादेश में आपने देखा कि किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बांग्लादेश में आपने देखा कि किस तरीके से हिंसा हुई, अमेरिका चुनाव में तमाम तरीके की बातें रखना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहता है? पहला सवाल। शेख हसीना का जिक्र करना क्या कहता है? दूसरा सवाल। देखिए सूर्या जी, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर बांग्लादेश में भी हमने देखा है कि लगातार जो है खतरा पैदा किया जा रहा है और उनको परसिक्यूट करने की साजिशें रची जा रही हैं। और अभी हमने देखा है कि कनाडा में भी एक हिंदू मंदिर पर, एक हिंदू कैंप पर हमला किया गया। और हिंदू कम्युनिटी वर्तमान समय में अनेक जगहों पर बड़ी चुनौतियां फेस कर रही है। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी का जो पूरे विश्व में प्रभाव है वो बहुत ही गहरा है, सशक्त है, मजबूत है। अमेरिका की राजनीति में भी जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, हिंदू अमेरिकन जो कम्युनिटी है, वो बहुत ही शक्तिशाली पोजीशन में है। और उस हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का जो मत है वो अपनी तरफ अधिक से अधिक आकृष्ट करने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान इस तरह के मुद्दों को उठाया है। और वो इस बात को लेकर के जो हिंदू समाज के जो लोग हैं अमेरिका में, उनको आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो हिंदू हितों के संरक्षण की भी बात करेंगे। और जाहिर है कि इस तरह से करके वो उनका एक जो बड़ा वोट बैंक है उसको अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश वो कर रहे हैं। और अभी आप देखिए तो जहां तक आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में कार्रवाई करने का प्रश्न है सूर्या जी, तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप निसंदेह अमेरिका की वर्तमान राजनीति के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं जो कि आतंकवाद के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां करते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके की कार्यकाल के दौरान इस्लामिक स्टेट को अमेरिका ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। रक्का और मोसुल में उसकी जो फिजिकल टेरिटरी को तबाह कर दिया था। नंगरहार जो अफगानिस्तान का जो प्रोविंस है, वहां पर भी जो बेसिस थे ISIS के इत्यादि के, उसको उन्होंने पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए बड़े कदम उठाए थे। यहाँ तक कि MOAB, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल उन्होंने ISIS खुरासान के अगेंस्ट में किया था। और अबू बकर अल बगदादी जैसे एक आतंकवादी को एग्जीक्यूट करने का और उनको जस्टिस तक पहुंचाने का जो कार्य है वो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही किया गया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि आतंकवाद और अतिवाद की जो वर्तमान समय में चुनौती है उसका मुकाबला अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति जो सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो विश्व में जो भी आतंकवादी सिर उठा रहे हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती हो, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी हो, या इवन मैं कहूंगा कि कनाडा में भी जो बैठे हुए आतंकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर भी एक बहुत दबाव होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कि वो आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध बहुत सख्त रवैये के साथ काम करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत और अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है, वो और अधिक गहरा और मजबूत होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि और हिंदू कम्युनिटी के हितों की जहां तक बात है, हिंदू कम्युनिटी के जो हित हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो अन्य कहीं जगहों पर हो, वहां पर उनके संरक्षण में भी डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से अपना कार्य करेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। ठीक है, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार एक एक करके हम सवाल ले रहे हैं और विदेश मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव अपना अलग तरीके से पक्ष रख रहे हैं। निपुण आलमयान साहब, निपुण जी, क्या जिस तरीके से कमला हैरिस इस चुनावी मैदान में है वो भारत के लिए बहुत अलग तरीके से यहाँ पर मुद्दे भी उठा रही हैं, लेकिन जिस बात पर भारत को एक नाज रहता है कि नहीं भारतवंशी वहाँ पर
अमेरिका में चुनाव को बदलने की हिमाकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, वो क्या कमला हैरिस जानती हैं कि अगर भारतवंशियों का वोट हमें नहीं मिला तो शायद आखिरी तक आते आते, क्योंकि ये चुनाव बेहद दिलचस्प है, बहुत कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। शुरुआत में जरूर ये लग रहा था कि नहीं, कमला हैरिस एक तरफा चुनाव जीत रही है, लेकिन जो फिलहाल मेरी भी बातचीत हो रही है तमाम भारतवंशियों से जो अमेरिका में रहते हैं, तो क्या ये मानकर चलें कि कमला हैरिस मानती हैं कि भारतवंशियों के हाथ में अमेरिका का चुनाव है और इनको लुभाना एक मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए, जैसे सूर्या जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि शुरुआत में उनका, आप कैंपेनिंग को देखेंगे, शुरुआत में उन्होंने इस चीज फोकस कम किया था। और आखिरी में आते आते उनका फोकस अब एक हार्टली कनेक्ट की तरफ बढ़ा। मतलब आप भारतीय परंपरा को आगे ले आती हैं, आप भारतीय मूल की कब तक की एक जर्नी उनकी रही है, इस बात का जिक्र खुद एक समारोह में करती हैं। इसके मतलब मायने बहुत अलग तरीके से है। हाँ, वो एक इमोशनल एंगल खेलने का प्रयास करती हैं जी। तो मैं देखिए, चुनाव के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो भारत में भी कैंपेनिंग होती है। तो कैंपेनिंग देखा जाता है कि भाई कहाँ पर आप बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, किस पब्लिक के बीच में बोल रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि वो एक वोट बैंक को फोकस करके बातें की जाती हैं। कमला हैरिस जब स्टार्ट करती है अपनी चुनावी कैंपेनिंग तो वो इंडियन आइडेंटिटी से ज़्यादा, इंडियन जो बेस आइडेंटिटी है उससे ज़्यादा वो अफ्रीकन आइडेंटिटी को ज़्यादा फोकस करके प्रयास करती हैं। उनको ऐसा लगता है। लेकिन अब जब दिखता है कि जो इंडियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रति ज़्यादा झुकाव ले रही है। क्योंकि मुझे सिर्फ दो बातें लगती है कि एक तो ये लग रहा होगा पहले से उनको कि जो हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर है, जो इंडियंस हैं, वो एक परंपरागत रूप से डेमोक्रेट के रहे हैं, तो हमको वोट मिल जाएगी, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है ज़्यादा। लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे मैटर में इंडिया का पक्ष लिया, इंडिया के बारे में बातें की, चाहे पीएम मोदी का स्पेशल नाम लेकर उन्होंने बातें बोली। एक दो आपने इंटरव्यू उनको सुने होंगे, उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या किया कि मोदी जी का सीधे सीधे नाम लिया और ये भी कहा कि वैसे मोदी जी तो ग्रेट गॉड फादर जैसा लगते हैं, लेकिन जब देश की बात होती है तो मैंने उनको स्पेशली उन्होंने इंडिया का नाम लिया। तो ये जो इस प्रकार के जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार लीड ले रहे थे, लगातार उस चीज को फोकस कर रहे थे, तो उनको वो वोट बैंक छिटकता हुआ दिखाई दिया, मुझे जहां तक लग रहा है। तो उस वोट बैंक को दोबारा से रिवर्स करने के लिए, चेंज करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि उसको हम लोग क्या करें, वोट बैंक को दोबारा से अपने पाले में ले लें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार का मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, जो हिंदू कम्युनिटी का बहुत सारे छोटे आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप उनके ट्विटर्स को देखें, उनके हैंडल को देखें, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि उनका झुकाव काफी ज्यादा जो है डोनाल्ड ट्रंप की ओर भी बढ़ रहा है जी। यानी कि वो कहीं ना कहीं एक परंपरागत रूप से जो एक डेमोक्रेट के रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक रिपब्लिकन पार्टी की ओर, यानी कि आपका डोनाल्ड ट्रंप की ओर ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसकी बहुत सारी वजह है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है माइग्रेशन को लेकर हम बात करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट नजरिया है। कमला हैरिस का हम देखेंगे तो वो काफ़ी सॉफ्ट उसमें दिखाई देती हैं। हम उसके अलावा देखें जो वहाँ का फेडरल रिजर्व जो बैंक की हम बात करें तो उसकी ब्याज दरें घटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन प्रशासन की नीतियों के कारण जो मिडिल इंटरप्राइजेज है अमेरिका की, देखिए जो अमेरिका में इंडियंस रहते हैं वो दो तरह के काम में ज़्यादा लगे हुए हैं। या तो वो जॉब करें, जॉब भी हाई क्लास जॉब, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, उस टाइप के तबके के लोग हैं, या फिर वो मिडिल इंटरप्राइज लगाए हुए हैं, यानी कि आपका जो मध्यम उद्योग जिनको हम लोग बोलते हैं, उस तरह की इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप उनके बारे में फोकस करके बोल रहे हैं कि अगर मैं आता हूं तो आपके हम टैक्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, आपके टैक्स को हम लोग क्या कर काफी धीरे नीचे ला देंगे, जिससे आपको क्या काफी बेनिफिट होगा। हम इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को आगे लेके चलेंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट हैं, तो इन्हीं सब स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं इंडियंस को वहां पर दुविधा में डाल दिया है कि हम किसको चूज करें, किसको नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जिस प्रकार से हिंदू कार्ड को खेलना और उस कार्ड को खेलने के बाद में इमोशनल एंगल भी देने का प्रयास किया गया, फिर आपका जाकर कमला हैरिस भी इमोशनल एंगल देने का प्रयास करती हैं, तो ये जो पूरा मसला है, ये मसला थोड़ा सा अलग। और अभी बाबा जब बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, देखिए ट्रंप उस पर्सनैलिटी को, मैं मतलब ट्रंप को हम एक पूरी पर्सनैलिटी वाइज देखें तो ट्रंप वो शख्सियत हैं जो ये मानते हैं कि मुझे अमेरिका को फर्स्ट बनाना है। उनके आप देखिए 2017 में जब आए तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लेकर वो आए और उन्होंने वो सब काम करने शुरू किए जिससे अमेरिका का जो एक्सिस, यानी कि अमेरिका का जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कहीं ना कहीं कम करें, चाहे वो आपका फंडिंग जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी जानी हो या टैरिफ वाले जो आपके मैटर्स हैं उनको कम किया जाना हो, उन सब मैटर में आप देखें
लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से अग्रेसिव स्टैंड लेते हैं किसी भी मैटर को लेकर, उतना स्टैंड मेरे को कभी बाइडेन का देखने को नहीं मिला। और अभी जैसे संजीव जी ने कहा टेररिज्म को लेकर, आप देखिए कि अफगानिस्तान में बाइडेन साहब के आते ही एकदम से इन्होंने रातों रात क्या किया, अफगानिस्तान को खाली किया। ये भी नहीं सोचा कि अफगानिस्तान के खाली करने के बाद आपकी स्थिति अफगानिस्तान में क्या होने वाली है, वहां पर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज क्या होंगे, किस प्रकार की दिक्कत सामने होंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे 4 साल के कार्यकाल में डायलॉग्स करते रहे, बात करते रहे, निकालने का प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक तरफ छोड़कर निकल गए। ठीक है संजीव जी, दोनों नेता अमेरिका के, चाहे फिर कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप, भारतवंशियों को इमोशनल तरीके से अपने पाले में लाना है, ये शायद नेता भी अब जानने लगे हैं। और इस बात का जिक्र खुद निपुण जी कर रहे हैं कि इमोशनल एंगल की तरीके से कमला हैरिस बार बार भारतवंशियों की जिक्र कर रही हैं। जब वोटिंग का शायद बहुत पास का समय आ गया हो, तब उन्हें ये बातें बोलनी पड़ रही हैं। जी जरूर जरूर। देखिए भारतवंशियों का जो एक सिविलाइजेशनल कल्चरल जो बैकग्राउंड है और उससे भारतीयों की एक विशिष्ट पहचान है। और आज हर एक प्रत्येक भारतीय जो अमेरिका में है, विश्व के किसी कोने में है, वो अपनी एक सांस्कृतिक अपनी जो एक सिविलाइजेशनल पहचान की वजह से विशेष गर्व का अनुभव करता है। तो उन सारे विषयों को हाईलाइट करके और हिंदू हितों के भारतीयों के हितों के संरक्षण की बात करके, जाहिर है कि दोनों ही जो पक्ष हैं वो उन मतों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि निपुण जी ने कहा कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो बड़े पदों पर, शक्तिशाली पदों पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विराजमान हैं, उनका एक गहरा प्रभाव है। और आप जानते हैं कि अमेरिका में अनेक ऐसे जो ग्रुप्स हैं, मैं यहाँ पे ज्यूज लॉबी की बात अवश्य करूंगा, ज्यूज की बात अवश्य करूंगा। ज्यूज भी अमेरिका में एक बेहद शक्तिशाली जो ग्रुप है, और उसी तरीके का जो शक्तिशाली प्रभाव है भारतीय भी लगातार रखने लगे हैं। और ऐसे शक्तिशाली भारतवंशियों को कोई भी दल इग्नोर नहीं कर सकता। और आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि कमला हैरिस यदि चुनाव जीत जाती हैं तो जाहिर है कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए भी एक बहुत बड़े गर्व का और इतिहास का दिन होगा कि एक भारतीय मूल की कोई महिला अमेरिका के सर्वोच्च पद पर पहुंची। तो ये गहरे होते हुए भारत के प्रभाव को दर्शाता है। और इसे कोई भी दल इस तरीके के प्रभावशाली जो भारतवंशियों का जो को अपनी तरफ आकृष्ट करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहता। संजीव जी, मैं आपके इसी जवाब के साथ एक सवाल को जोड़ना चाहूंगा। आपने जिक्र किया है चाहे कमला हैरिस हो, भारत के लिए एक बहुत बेहतर होगा और भारत के लिए भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि भारतीय मूल की कोई शख्सियत, कोई महिला अमेरिका में इतनी बड़ी पद पर काबिज हो रही है। लेकिन मैं काफ़ी दिनों से इंटरनेशनल लेवल पर तमाम पैनल के साथ जब चर्चा करता हूं तो 2 फैक्ट निकल कर आते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, और शायद अगर हम कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति बनती हैं तो वो झुकाव भारत के लिए नहीं होगा जो डोनाल्ड ट्रंप का रहा है। क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या सिर्फ और सिर्फ ये इंटरनेशनल लेवल पर एक चर्चा है? और अगर ये चर्चा हो रही है तो इसके मतलब और मायने क्या है? कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप के प्रति भारत का व्यवहार कैसा होगा, अमेरिका का झुकाव किस तरीके से होगा भारत के प्रति, ये क्या है? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूं कि अमेरिका में चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना आ जाए, भारत के संदर्भ में उनका जो रुख है वो हमेशा से एक सकारात्मक रहेगा। और हमने ये देखा था, मैं इसके लिए आपको उदाहरण देता हूँ। बिल क्लिंटन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति थे, उसी के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे, बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के, और फिर जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और इन सारे राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान हमने ये देखा है कि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार ऊंचे से ऊंचे स्तर को उन्होंने हासिल किया है। क्योंकि सूर्या जी, मैं फिर से इस बात को एम्फसाइज करना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका की ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये हमारे शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी और शेयर्ड चैलेंजेस पर आधारित है। और अमेरिका का कोई भी प्रशासन इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि इंडो पैसिफिक रीजन जो कि 21वीं सदी का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसमें भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक महाशक्ति है।
और चाइना जैसी चुनौती पर यदि अमेरिका को लगाम लगानी है, और जाहिर है कि चाइना भारत के लिए भी चुनौती है, तो इंडिया अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो गहरी और प्रगाढ़ होनी चाहिए। इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चाइना एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने की कोशिशें लगातार वो करता है, यदि उसके ऊपर लगाम लगानी है, चाइना को के व्यवहार को यदि हमें ठीक तरीके से हैंडल करना है, और जाहिर है कि चाइना ताकत की भाषा समझता है, शक्ति के सामने वो सिर झुकाता है, और संकल्पबद्धता के साथ ही चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं। इस बात को अमेरिका भी जानता है और भारत भी जानता है, और इसी वजह से चाहे वो अमेरिका और भारत की बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, या क्वाड की रिलेशनशिप हो, या अन्य सेक्टर्स में रिलेशनशिप हो, वो सभी प्रगाढ़ और गहरे होंगे। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप कोई भी राष्ट्रपति बने, भारत और अमेरिका के संबंध लगातार प्रगाढ़ और गहरे बने रहेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखता कि कमला हैरिस यदि राष्ट्रपति बनती हैं तो वो भारत को इग्नोर करेंगी या भारत को महत्व नहीं देंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। और वो भारत के साथ गहरे और प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि वो बड़े कदम उठाएंगी, और ये भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो लगातार ऊंचे से ऊंचे स्तर हासिल करेगी। बिल्कुल, ये तमाम तरीके की बड़े ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत थी, और शायद इसलिए मेरे मन में सवाल था। मनन जी, जिस तरीके से आप कमला हैरिस को सुन रहे हैं, तमाम रैलियों में वो पहुंचती हैं, भारतवंशियों का जिक्र करती हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो क्या सोच रही हैं, क्या उनके मन में है, और आप लगातार उनको बहुत करीब से सुनते हैं, उनके बयानों को देखते हैं, क्या नरेंद्र मोदी की इमेज अमेरिका के चुनाव में बहुत ज्यादा असर डाल सकती है और डाल भी रही है, जैसा कि आखिरी तक दिवाली दांव जिसे हम कह रहे हैं वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कमला हैरिस के लिए? मनन जी। हाँ बिल्कुल जी, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि जब पहले टर्म के लिए जब 2020 में जब चुनाव हो रहे थे जी, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप को हमारी जो देश की जो रूलिंग पार्टी है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री मोदी, और बाद में हमारी जो सरकार है, जो हमारा राष्ट्र है, तो उन लोगों ने ये पूरी बातचीत की और ये पूरी तरीके से मार्केट करने का प्रयास किया कि ये कमल खिल रहा है। और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसी इमेजेस सामने आई कि कमल खिल रहा है और कमल के ऊपर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये वहां के लोकल पॉलिटिशियंस कहते हैं, लोकल राजनीतिक नैरेटिव है कि जिस तरीके से 6 जनवरी को व्हाइट हाउस के ऊपर एक तरीके से सिविलियंस का अटैक हुआ, तो लोगों ने कहा कि इसको उत्तेजित किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और ऐसी कई बातें सामने आई। और जैसा कि आप पहले भी कह चुके हैं कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी का बैकग्राउंड रखते हैं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद उसके कारण ये हुआ कि जो मेन प्लैंक है कमला हैरिस का एबॉर्शन, जो विमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स का जो प्लैंक है, बहुत वो कमजोर हुआ है। और तो मुझे बस अपनी बात में यहाँ खत्म करूंगा, मैं ये कहकर कि पिछले जब लास्ट के कुछ अगर हम स्पीचेस को देखें कमला हैरिस की जी, तो वो सिर्फ एक ही बात कर रही है, वो कह रही है एबॉर्शन एबॉर्शन एबॉर्शन। बिल्कुल। तो इस तरह की पिच को लेकर ये अंतिम हथकंडा अपना रही है कमला हैरिस, और जिस तरीके से वो कह रही है कि जो रो वर्सेस वेड को, जो 1971 में एबॉर्शन को इलीगलाइज किया गया था अमेरिका में, उसको लीगलाइज किया जा रहा है डॉब्स के निर्णय के द्वारा, जो अभी हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातचीत कर करके उनके यंग लोगों में, महिलाओं में, और लैटिन अमेरिकन में, प्यूर्टो रिकन्स में कोई पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ी नहीं है। पर इसका फायदा कहीं ना कहीं जो कमला हैरिस का जो डेस्परेशन है, जो इलेक्टोरल डेस्परेशन है, इसका फायदा कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाला है, और ये कांटे की टक्कर है। पर मुझे लगता है अगर मैं आपको अपना एक इंडियन सिटीजन की तरह से बात करूं जी, तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, ये इससे इत्तेफाक हालांकि संजीव श्रीवास्तव साहब नहीं रखते हैं। उनका ये मानना है कि वैश्विक स्तर पर भारत की एक बहुत अलग इमेज हो चुकी है और भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत पुराने हो चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब, आपसे मैं जानने और समझने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, कमला हैरिस को आप बार बार सुन रहे हैं, लेकिन एक चीज उनके अंदर बहुत अलग तरीके से नजर आ रही है। शुरुआत में आपने देखा कि बहुत
डोनाल्ड ट्रंप की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया, भारत वंशियों का जिक्र नहीं किया और आखिरी में किया, और ऐसा किया कि लोग शायद उनकी मुरीद ना हो जाएं और एक तरफा भारतवंशी कमला हैरिस के फेवर में ना हो जाएं। क्या आपको लगता है कि ये दांव बहुत ज्यादा फेवर में होगा कमला हैरिस के? देखिए, कमला हैरिस ये जानती हैं कि ये जो मुकाबला है बहुत ही कांटे का है, क्लोज कॉन्टेस्ट है। एवरी जो वोट वहां पर काउंट करता है और खासकर जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, वहां पर भारतीयों का एक बड़ा प्रभाव है। बड़ी संख्या में वहां भारतीय रहते हैं। मिशिगन हो, विस्कॉन्सिन हो, अन्य जितने भी क्षेत्र स्विंग स्टेट्स हैं, वहां पर भी भारतीयों का एक गहरा प्रभाव है और वो जो भारतीय हैं उनका प्रत्येक वोट इसमें डिसाइडिंग साबित होने जा रहा है। तो ऐसे में वो अधिक से अधिक इस बात की कोशिश कर रही हैं कि वो किस तरीके से भारतवंशियों को अपनी तरफ आकृष्ट करें। और डोनाल्ड ट्रंप का हमने ये देखा है कि चाहे हिंदू हितों की बात करनी हो, चाहे वो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि पूरे विश्व में एक ब्रांड की जो की इमेज रखते हैं, जाहिर है कि उनका जिक्र करके भी वो पूरे भारत के वंशियों को अपने प्रभाव में लेने की वो कोशिश करते रहे डोनाल्ड ट्रंप। और ऐसे में कमला हैरिस जाते जाते लास्ट समय में उन्होंने अपना एक ये दांव चला, इस तरीके के इमोशनल कनेक्ट को वो स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। एक इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन एक और इसी से सवाल जुड़ा हुआ है। अवैध इमिग्रेशन पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और बहुत खुलकर बोल रही हैं कमला हैरिस। उनका इस बार ये भी कहना है कि अगर बहुत कम एज का बच्चा है और वो किसी भी तरीके से एंट्री लेता है अमेरिका में, तो उसकी नागरिकता की जिम्मेदारी हमारी है, उस पर बहुत ज्यादा कानूनी तरीके से हम पेश नहीं आएंगे, उसके प्रति हमारी नरमी होगी। इस बात का जिक्र खुद कमला हैरिस ने किया है। संजीव जी। जी, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी का एक जो उदारवादी इमाइग्रेशन को लेकर के रुख रहता है, उसी लाइंस पे वो ये बात रख रही हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है सूर्या जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि इमाइग्रेशन के इशू पर बहुत ही सख्त और कठिन टफ स्टैंड लेके चलते हैं। वो खासकर जो ऐसे माइग्रेंट्स जो कि मैक्सिको से वहां पर इलीगल तरीके से अमेरिका में आते हैं, उनके विरुद्ध जो इस तरीके के बड़े एक्शंस, वॉल इत्यादि बनाने का जो इनिशिएटिव लिया था और अभी भी वो मास डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अमेरिका के अनेक लोगों में जैसा उनका प्रभाव दिखा, उसकी वजह से कमला हैरिस को भी अपने इमाइग्रेशन के स्टैंड पर थोड़ा स्टैंड चेंज करना पड़ा। ये भी हमने नोटिस किया और वो भी बाद में ये कहने लगी कि यदि वो राष्ट्रपति बनती हैं तो वो इलीगल इमाइग्रेंट्स के खिलाफ कुछ कड़े कदम भी उठाएंगी। तो ये इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि इमाइग्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बड़ा इशू है। और इमाइग्रेशन के इशू को लेकर के भी जो दोनों नेता हैं वो अधिक से अधिक वहाँ के मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने की हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जहां उनको उदारवादी रवैया वो अपना सकती है, वहां पर वो लिबरल अप्रोच की बात कर रही हैं, और जहां पर वो टफ रवैया उनको अपनाना है जिसके के माध्यम से वो मैक्सिको और कनाडा के बीच के जो मैक्सिको और अमेरिका के बीच के जो इश्यूज को एड्रेस कर सके, वहां पर वो टफ स्टैंड भी ले रही हैं। तो ये जो ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स जो चुनाव में इस्तेमाल की जाती है, उसको हमने देखा है कि कमला हैरिस बिल्कुल एक अलग तरीके की ट्रिक्स पर यहाँ पर आखिरी में कमला हैरिस को हम और आप देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े, और इसके अलावा निपुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विदेश मामलों के जानकार, और डॉक्टर मनन द्विवेदी आपने भी बहुत तार्किक तरीके से अपनी बात रखी, तर्कपूर्वक बात रही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे भारत के सवाल में। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका में जरूर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन भारत की चर्चा हो रही है और खासकर भारत वंशियों की चर्चा हो रही है, और चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से अटैचमेंट हो जाए भारत वंशियों के साथ। फिलहाल भारत के सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।